हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, चाहे बेयर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो। क्योंकि एट द एंड जब बुल मार्केट के हम पीक पे जाते हैं या जब बुल मार्केट में एकदम यूफोरिया का स्टेज आ जाता है तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये भी अच्छा करने लगते हैं। बट मैं इन सेक्टर्स को हमेशा ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं इन सेक्टर्स में ना इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि जब इन सेक्टर्स में वेल्थ डिस्ट्रक्शन होती है तो ये स्टॉक प्राइसेस 60, 70, 80% आराम से कोलैप्स कर जाते हैं। तो चार्ली मंगर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट है, दुनिया के जो 4th रिचेस्ट मैन है, उनके पार्टनर है, एंड उन्होंने हमेशा से यही सिखाया है कि ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो दैट आई डू नॉट गो देयर। क्या मतलब है इसका कि ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो दैट आई डू नॉट गो देयर, कि आप मेरे को ये बता दीजिए मैं कहाँ मरने वाला हूं ताकि मैं वहां ना जाऊं। एंड इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि हर प्रॉब्लम को उल्टा करके देखना चाहिए। जैसे अगर ये एक प्रॉब्लम है कि अगर इंडिया सपोज करते हैं अगर इंडिया को क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए ग्रो करने के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको उसको इन्वर्ट करके पूछना है कि इंडिया की ग्रोथ इस टाइम पे क्या चीज़ खराब कर रही है। अगर आप एक चीज़ की खराबियां ढूंढेंगे एंड एक एक करके आप उन खराबियां को हटाते जाएंगे तो आपका जो इन्वर्ट करने का मोटिव है वो एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सिमिलरली आज की वीडियो में हम ऐसे सेक्टर्स देखेंगे जिनमें हम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे या शायद से कभी इन्वेस्ट करने ही नहीं वाले आज तक, जिनमें चाहे बुल मार्केट भी आए चाहे बेयर मार्केट भी आए, बट हम लोग इन सेक्टर से बहुत कॉशियस रहते हैं। तो पहला ऐसा सेक्टर कौन सा है? पहला ऐसा सेक्टर एयरलाइंस का है। एयरलाइंस का सेक्टर मैं बार बार ऐसे क्यों कहता हूं, क्योंकि एयरलाइंस के सेक्टर में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इन बिजनेसेस की जो डेस्टिनी है इनके हाथ में ही नहीं है। माने यहाँ पे बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं जो इन बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करता हूँ कि कितनी सारी एयरलाइंस लास्ट 10 to 15 ईयर्स के अंदर आई हैं और गई हैं। एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहली एयरलाइंस जो हम बात करते हैं किंगफिशर एयरलाइंस की, जो मिस्टर विजय माल्या उन्होंने स्टार्ट करी थी। तो विजय माल्या का एक बहुत अच्छा बिजनेस था जो उनका अल्कोहल और लिकर का बिजनेस था, बट उस बिजनेस से इन्होंने साथ साथ कैश फ्लो डाइवर्ट करके एयरलाइंस खोली बाय द नेम ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। जब ये एयरलाइन स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा इस एयरलाइंस का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी। बट प्रॉब्लम क्या है कि एयरलाइंस जब से स्टार्ट हुई थी और जब तक बंद हुई, एवर सिंस देन इट वाज मेकिंग कंटिन्यूअस लॉसेस। इसकी भी हम बात करेंगे कि एयरलाइंस बिजनेस की इकोनॉमिक्स में क्या खराब है। सेकंड, अगर हम एयरलाइंस की बात करते हैं, इसका नाम है एयर मंत्रा। तो एयर मंत्रा भी एक रीजनल एयरलाइन थी जो 2012 में स्टार्ट हुई थी, एंड जो इंडियन कंग्लोमरेट था बाय द नेम ऑफ रेलीगेयर ग्रुप, जिसके आई थिंक बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी आए थे, तो इन्होंने स्टार्ट करी थी। फिर थर्ड एयरलाइंस है हमारे पास पेगासस एयरलाइंस, जो अगेन 2016 के अंदर इसके जो ऑपरेशन है सस्पेंड हो गई थी और 15 मंथ्स के अंदर ये एयरलाइंस बंद हो गई थी। फिर हमारे पास एक और एयरलाइंस है बाय द नेम ऑफ एयर कोस्टा, जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी एंड अगेन बहुत कम टाइम पीरियड में बंद हो गई। देन हमारे पास एयर कार्निवल है, जो अगेन बहुत जो स्टार्ट हुई थी एंड 2013 के अंदर स्टार्ट हुई और 2016 के अंदर ये एयरलाइंस बंद हो गई। एंड देन हमारे पास जेट एयरवेज है, जो रिसेंटली एक एयरलाइंस है जो नेशनल कैरियर था एंड एक्चुअली इंटरनेशनल कैरियर भी था, वो भी स्टार्ट हुआ एंड वो भी बंद हो गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द बिजनेस फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बिजनेस की इकोनॉमिक्स ही ऐसे कि इस बिजनेस की इकोनॉमिक्स में कुछ खराब है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ इंडियन केस ही नहीं है, जो अमेरिकन एयरलाइंस है वो भी काफी सारी बंद हो चुकी हैं। तो ये तो जो जितनी भी लास्ट 30-40 ईयर्स के एग्जांपल्स हैं अमेरिकन एयरलाइंस के, यहाँ पे आपको वो भी दिख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40 to 50 to 60 एयरलाइंस आराम से बंद हो चुकी हैं इस टाइम पे। तो इसके क्या रीजंस हैं? तो पहला क्या रीजन आता है यहाँ पे कि जैसा बेंजामिन ग्रेहम ने हमने सिखाया कि ऑब्वियस प्रोस्पेक्ट्स फॉर फिजिकल ग्रोथ इन अ बिजनेस डज नॉट ट्रांसलेट इनटू ऑब्वियस प्रॉफिट्स फॉर इन्वेस्टर्स। माने इंडिया में जो एयरलाइंस का ट्रैफिक है वो तो काफी बड़ा है। जैसे अगर हम यहाँ ये जो इंडिगो करके एयरलाइन, अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट से डेटा देखते हैं तो इंडिगो का यहाँ पे हमें डेटा पता लगता है कि लास्ट 5 to 6 ईयर्स में इंडियन जो पैसेंजर ट्रैफिक है ऑलमोस्ट 12 to 13% CAGR के आसपास पे ग्रो कर रहे हैं। बट फिर भी जो हमारी जो एयरलाइंस है उनमें पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके क्या क्या रीजंस हैं? तो पहले हम सिर्फ इंडिगो की बात से ही स्टार्ट करते हैं। जो इंटरग्लोब एविएशन है, इवन दो मार्केट लीडर है, पर जैसे हम यहाँ के इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है इसके अंदर देख सकते हैं, तो क्रेडिट रेटिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेंशन्ड है कि की वीकनेस क्या है इनके बेसिकली बिजनेस के अंदर। क्या की वीकनेस है कि ये इन पे प्राइसिंग पावर नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मार्केट लीडर, 40-50% मार्केट शेयर होने के बावजूद भी फिर भी इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है।
तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर इंटेंस कंपटीशन है, एंड सेकेंडली इस इंडस्ट्री के अंदर नो वन इज विलिंग टू पे अप। आप अपने आप से ही पूछिए, मैं जैसे अपना एग्जाम्पल देता हूँ, तो हम थोड़े टाइम पहले बैंगलोर गए थे, एंड बैंगलोर जाने वक्त जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मैं क्या देख रहा था कि कहाँ पे मेरे को सबसे सस्ती टिकट मिल जाए, कौन सी एयरलाइन के थ्रू। मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं थी कि मैं स्पाइस जेट लूंगा या मैं इंडिगो लूंगा या मैं विस्तारा लूंगा, बट एक्चुअली मैं प्रेफरेंस क्या थी कि मेरे को जो उस रूट पे मेरे टाइम पे एयरलाइंस मिल जाए एंड साथ साथ चीपेस्ट मिल जाए। सेकेंडली अगर हम इनकी क्रेडिट रेटिंग में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं तो मोर देन 50% ऑफ द कॉस्ट जो एक एयरलाइन का है दैट इज थ्रू जो इनका एविएशन फ्यूल है, माने जो एक एयरलाइन का फ्यूल होता है उसके अंदर, एंड सेकेंडली जो इनकी एम्प्लॉय वेजेस कॉस्ट है इसके अंदर लगता है। तो अगेन यहाँ पे जो कॉस्ट है, आपके कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, फिर जो आपकी प्राइसिंग है वो जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका बहुत डीप मीनिंग है समझने का कि मतलब क्या है कि आपके कॉस्ट तो कुछ कुछ फिक्स्ड हैं, आपके साथ साथ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी काफ़ी हाई रहते हैं, बट वेराज जो आपके रेवेन्यूज हैं दे आर लिंक्ड टू द मार्केट। आपके रेवेन्यूज कभी सर्टेन नहीं हो सकते कि क्या आपका इतना रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा। तो 4 की रीजंस हैं जिसकी वजह से दिस इज अ बैड बिजनेस टू बी इन। पहला की रीजन यहाँ पे क्या आता है कि बेसिकली हाई फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट जो हमने बात करी। सेकेंड रीजन क्या आता है कि कोई भी अगर इवेंट हो तो आपकी जो डिमांड है सडनली इफेक्ट हो जाती है। माने अगर कोई भी खराब इवेंट हो, जैसे अभी पैंडेमिक आया, उससे पहले 2013 में भी एकदम जो एयरलाइंस इनका ट्रैफिक काफ़ी गिर गया था। फिर अगेन 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंसिडेंट आया था विच इज़ अगेन अ वेरी डिसहार्टनिंग इंसिडेंट, तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक गिर गया था एंड एयरलाइन इंडस्ट्री को रिकवर होते हुए 2-3 साल के आसपास लग गए। इस बार नहीं पता कि कितने साल लगेंगे, बट कोई भी अगर सडन इवेंट होता है या कोई भी मैक्रो क्राइसिस होता है तो सबसे पहला इंपैक्ट ट्रैवलिंग के ऊपर जाता है, जिसका एक पार्ट एयरलाइंस इंडस्ट्री भी है। थर्ड एस्पेक्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बैड रेपुटेशन फॉर हैसल्स एंड पुअर सर्विसेज है। एंड लास्ट अगर हम रीजन देखें दैट इज द बॉटम लाइन। तो यहाँ पे जो मैं आपको 2 कंपनीज की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ जेट एयरवेज की, जो बैंकरप्ट हो चुकी है, आई थिंक शायद से अभी वापस भी आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप इनकी P&L स्टेटमेंट देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि ये कंपनी काफ़ी साल घाटे बना रही थी, फिर कुछ साल प्रॉफिट कर रही थी, फिर वापस ये कंपनी घाटे बनाने लगी। सिमिलरली अगर हम इंडिगो की बात करेंगे तो इंडिगो भी प्रॉफिटेबल थी, जब लिस्ट हुई काफ़ी टाइम तक प्रॉफिटेबल थी, बट अगेन लास्ट 2-3 ईयर्स में लॉस मेकिंग हो गई है। एंड साथ साथ अगर हम इंडिगो की बैलेंस शीट को भी देखते हैं तो इंडिगो की बैलेंस शीट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स होते थे, बट अब अगेन जो इनके रिजर्व्स हैं काफ़ी ज़्यादा ड्विंडल डाउन हो गए, माने काफ़ी घट गए हैं क्योंकि पैंडेमिक की वजह से। एंड अगेन यहाँ पे जो बैलेंस शीट है थोड़ी सी वीक हो गई और इनको बार बार फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। तो इवन दो ये मार्केट लीडर है बट फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। और भी क्या यहाँ पे रीजंस रहते हैं, तो हम एक वॉरेन बफेट की एक जो छोटी सी वीडियो है इसको देखते हैं जानने के लिए। Mr. Buffett, what prompted you to make an investment in US Air, given the fact that this is such a cutthroat industry and certainly not transparent and easily understandable? Yeah. Well, I think that probably the best answer is temporary insanity. The fellow that runs the U.S. Air is a wonderful guy. I mean, but he just happens to be in an extraordinarily tough business. And the interesting thing is, I'd actually written something for Graham's book in the early 70s about how the airline business was about the toughest business there was. And the interesting thing, of course, is that if you go back to the time, and we're in the right state for that, if we go back to the time of Kitty Hawk, net, the airline transport business in the United States has made no money. I mean, just think if you'd been down there at Kitty Hawk, and you'd seen this guy go up, and all of a sudden this vision hit you that tens of millions of people would be doing this all over the world someday, and it would bring us all closer together. I mean, you think, my God, this is something to be in on. And despite putting in billions and billions and billions of dollars, the net return to owners from being in the entire airline industry, if you'd owned it all, and you put up all this money, is less than zero. अगर हम सेकेंड ऐसी इंडस्ट्री की बात करें जहां पे मैं कभी नहीं इन्वेस्ट करूंगा, तो सेकेंड ऐसी इंडस्ट्री है द टेलीकॉम इंडस्ट्री। बट टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करने से पहले यहाँ पे वॉरेन बफेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल को देखते हैं। तो वॉरेन बफेट हमें बार बार बताते हैं प्राइसिंग पावर बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी अपने लेटर टू शेयर होल्डर्स में कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इवैल्यूएटिंग अ बिजनेस इज द प्राइसिंग पावर। इफ यू हैव गॉट द पावर टू रेज प्राइसेस विदाउट लूजिंग बिजनेस टू अ कंपेटिटर, यू हैव गॉट अ वेरी गुड बिजनेस. And if we have to have a prayer session before raising the price by a tenth of a cent, then you've got a terrible business. I've been in both and I know the difference.
बेसिकली अगर आपको अपने बिजनेस के प्राइसेस रेस करने से पहले एक प्रेयर का सेशन होल्ड करना पड़ता है, तो माने आपके पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। एंड इस टाइप के बिजनेस में अगर आप हैं तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रूसम बिजनेस, क्योंकि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, चाहे ग्रोथ आती भी रहे बट फिर भी आपकी ग्रोथ प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगेन बेंजामिन ग्रेम की जो बात थी कि इवन दो इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो करी है, बट यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन काफी लो हुई है। तो अगर हम इंडिया की जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर हम सब्सक्राइबर्स का एडिशन देखते हैं ओवर लास्ट 10 ईयर्स के आसपास, तो 2007 में 206 मिलियन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स थे, जो आज बढ़ के ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन के आसपास हो गए। फिर जो टेली डेंसिटी है, माने जो भी टेलीफोन नेटवर्क है उसके कितना डेंसिटी है पर कैपिटा, तो वो ऑलमोस्ट 18 से ऑलमोस्ट 90% के पास आ चुकी है, विच इज अगेन इंटरेस्टिंग टू नोटिस। अब यहाँ पे अगर हम भारतीय एयरटेल का जो ARPU है, माने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, माने जो एक यूजर है उसमें हम कितना रेवेन्यू कमाते हैं, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये लास्ट कुछ ईयर्स में घटते जा रहे हैं। आई थिंक अभी 140 to 146 रुपीज के आसपास आ गए। इस वजह से एक और भी रीजन है, जो जब से जियो आए हैं तब से प्राइसिंग वॉर भी हो रही है इंडस्ट्री के अंदर। एंड साथ साथ मोर देन 14 to 15 जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उन्होंने मार्केट ऑलरेडी एग्जिट कर दिए। तो इस टाइम पे जो वोडाफोन आइडिया है वो भी स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। एंड एक्चुअली में ये सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री का ही नेचर नहीं है। अगर हम बाहर की भी टेलीकॉम कंपनीज देखते हैं, अगर हम इनका लॉन्ग टर्म स्टॉक चार्ट देखते हैं, तो पहले हम बात करते हैं वोडाफोन की। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक चार्ट में यहाँ पे कोई भी वेल्थ क्रिएशन नहीं हुई। एंड अगर हम यहाँ पे सेकंड कंपनी देखते हैं AT&T, तो इसका भी जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 1990s में पीक आउट कर गया था। तब से लेके अब तक उस जो स्टॉक प्राइस है वहां पे उतना रिटर्न नहीं आया, एंड इट हैज बीन रिलेटिवली फ्लैट। साथ साथ अगर हम एक और कंपनी की बात करते हैं जो अगेन लिस्टेड इन US है एंड जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बाय द नेम ऑफ वेरिजॉन में भी लास्ट 10 साल में कोई रिटर्न नहीं बना। सिमिलरली अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, तो भारतीय एयरटेल का भी जो स्टॉक प्राइस है 2009 या 10 से यहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बना, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर 2-3 खराब एलिमेंट है। पहला खराब एलिमेंट है कि कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। सेकंड खराब एलिमेंट है जब कोई पब्लिक गुड होती है, माने अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, जब कोई चीज सबको चाहिए होती है तो गवर्नमेंट वहां पे प्राइसिंग नहीं आने देती। एंड थर्ड क्या प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर, ओवर रेगुलेशन। माने यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अभी भी रिसेंटली इन टेलीकॉम कंपनीज पे अभी रिसेंटली एक केस ओवर हुआ है, पर साथ साथ यहाँ पे कंटिजेंट लाइबिलिटीज बहुत रहती हैं। तो डिफरेंट केसेस के अंदर ये कंपनीज फंस रखी है। अगर हम इन कंपनीज की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि 2011 से लेके 2021 तक भारतीय एयरटेल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% तक भी नहीं गया। 2011 में 13% था, 2016 में 13% था, 2021 में अगेन 12% के आसपास आया। इवन दो यहाँ पे ARPU अगर बढ़ भी जाता है, माने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, अगर प्राइसिंग वॉर घटती भी है, तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इनके कैश फ्लो की। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं तिजोरी फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जो आजकल मैं यूज कर रहा हूँ इन तिजोरी फाइनेंस। तो बेसिकली अगर हम इन कंपनीज का कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, तो कैश फ्लो एनालिसिस में इफ वी लुक एट द 10-year कैश फ्लो एनालिसिस, तो भारतीय एयरटेल ने ऑलमोस्ट 3,18,000 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करा है क्यूमुलेटिवली, माने पिछले 10 साल के अंदर। वेराज उसमें से भारतीय एयरटेल का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है दैट इज क्लोज टू 2,72,000 करोड़। माने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद जो भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस होके जो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था कि मैंने कितना कैश जनरेट करा अपने ऑपरेशन से, वो 2.72 लाख करोड़ है, जिसमें से भारतीय एयरटेल ने ऑलमोस्ट 2.37 लाख करोड़ कैपेक्स पे खर्च दिए। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी पुरानी होती नहीं 2G या 3G, उसके बाद आपकी नई टेक्नोलॉजी का अगला कैपेक्स खड़ा है 4G के बाद 5G का कैपेक्स खड़ा है। तो दिस इज लाइक एन इंडस्ट्री जहां पे वेर यू हैव टू कीप रनिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म देखेंगे तो 34,000 करोड़ ही है। वेराज अगर हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी देखेंगे, क्योंकि इस कंपनी ने डेट भी काफी ले रखा है, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स और अगर हम वो भी चेक करते हैं कि कितना डेट इशू है, तो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स -48,000 करोड़ है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक वॉरेन बफेट की वीडियो देखते हैं, तो ये भी हमें यही बताते हैं कि ऐसे बिजनेसेस से दूर रहिए जहां पे दे हैव टू स्पेंड मनी लाइक क्रेजी कैपेक्स के ऊपर, क्योंकि एट द एंड आपका सारा पैसा कहां पे फंसा है, आपके इक्विपमेंट्स के अंदर। एंड एट द एंड आप कितना ROC कमा रहे हैं, 12 से 13% ROC के आसपास। तो यहाँ पे हम जो वीडियो है वॉरेन बफेट की वो एक बार ही देखते हैं। I mean, an airline business is a good case. In airlines,
You just have to keep spending money like crazy, and you have to spend money like crazy if it's attractive to spend money, and you have to spend it the same way if it's unattractive. It's part of the game. Even in our textile business, to stay competitive, we would have needed to spend substantial money without any necessary, any clear prospects of making any money when we got through spending it. And those are real traps, those kind of businesses, and they may work out one way or another, but they're dangerous. And in a See's Candy, we would love to be able to spend $10 million, $100 million, $500 million and get anything like the returns we've gotten in the past. But there aren't good ways to do it, unfortunately. We'll keep looking. बिफोर कमिंग टू दी नेक्स्ट इंडस्ट्री जिसकी हम बात करेंगे, अगर आपको ये सीखना है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर क्या इकोनॉमिक रिवाइवल आ रहा है, तो इस टाइम पे अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया की सैलरी ग्रोथ है ऑलमोस्ट 15% की आई है, जो ऑलमोस्ट लास्ट 12 to 13 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुए। सेकेंडली, काफ़ी सारे जो मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। एंड थर्डली, इस टाइम पे जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स हैं ऑलमोस्ट 6 to 6.5% के आसपास हैं, जो लास्ट 2002 to 2003 के अंदर थे। तो अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी है, then we are doing an SOIC webinar on the 30th of October. Link to the webinar is in the description below. And साथ साथ this webinar is a part of a series of webinars for the SOIC members. तो जितने भी SOIC members हैं उनके लिए हमने रिसेंटली लास्ट संडे को भी एक वेबिनार करा था जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि आज के माहौल में आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, कैसी कैसी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज आज के टाइम पे अंडर वैल्यूड लग रही है। एंड वो जो वेबिनार है उसकी रिकॉर्डिंग हैज बीन अपलोडेड ऑन द डैशबोर्ड फॉर दी SOIC मेंबर्स। एंड साथ साथ जो SOIC का इंटेंसिव कोर्स है उसके अंदर हमने रिसेंटली जो इंग्लिश कोर्स है उसके अंदर अपडेटेड मॉड्यूल्स भी रिलीज करें, एंड साथ साथ उसके अंदर और भी न्यू केस स्टडीज करी है। लिंक टू दी SOIC मेंबरशिप इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो अगर हम थर्ड इंडस्ट्री की बात करें, इस इंडस्ट्री का नाम है द होटल इंडस्ट्री। अब मेरे को होटल इंडस्ट्री क्यों नहीं पसंद, इसके भी बहुत सिंपल रीजंस हैं। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि होटल इंडस्ट्री के अंदर आज एक इनहेरेंट एसेट लायबिलिटी मिसमैच है। इसका क्या मतलब है, सिंपली ये समझते हैं। तो अगर आपने एक कंपनी सुनी होगी बाय द नेम ऑफ वीवर्क क्या थी, एक कोवर्किंग स्पेस है जो इस टाइम पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही थी। बट वीवर्क के बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सेम है होटल के बिजनेस के अंदर। वीवर्क के बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम थी या क्या प्रॉब्लम है कि वीवर्क की जो लीज है बिल्डिंग की वो है 20, 25, 30 साल की लैंडलॉर्ड्स के साथ, पर वीवर्क के जो रेवेन्यूज हैं दे आर एक्चुअली नॉट स्ट्रक्चरल। क्योंकि वीवर्क के अंदर जाके अगर को वर्किंग स्पेस है तो हर रोज जाके आप वहां पे बैठ के ऑफिस ले सकते हैं या कभी कभी नहीं ले सकते। तो जब इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है तो ऐसे बिजनेसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि लायबिलिटी तो आपके सर पे फिक्स्ड है कि आपको 20-25 साल का आपने अगर लीज ले रखी है तो आपको लीज ऑब्लिगेशन तो करना ही पड़ेगा, जितना भी रेंट है तो आपको देना ही पड़ेगा। पर आगे से जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू का नहीं पता क्या वो सर्टेन है या नहीं है, क्योंकि अगर रेवेन्यू आपका अनसर्टेन हो जाता है तो इस वजह से इन बिजनेसेस के अंदर एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच बिल्ड हो जाता है। सिमिलर केस है होटल के बिजनेस के अंदर। इवन दो आपके लंबे समय के लिए आपने लीज पे होटल्स ले रखे हैं, आपका कॉस्ट भी है साथ साथ, पर प्रॉब्लम क्या होती है इस बिजनेस के अंदर कि आपकी जो रेवेन्यूज हैं दे आर अनसर्टेन। आपके रेवेन्यू डिपेंड करते हैं कि कितनी ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म होएगी, आपके रेवेन्यू डिपेंड करते हैं कि कितना बिजनेस टूरिज्म होएगा, आपके रेवेन्यू डिपेंड करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कितनी ज्यादा इस टाइम पे बूम पीरियड चल रहा है। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बूम पीरियड चल रहा है तभी आप अपने एवरेज जो पर रूम रेट्स होते हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। होटल बिजनेस एक्चुअली में टेलीकॉम बिजनेस से भी ज्यादा गंदा बिजनेस है। यहाँ पे अगर हम इंडियन होटल्स की ROC देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, तो यहाँ पे ROC बेयरली सिंगल डिजिट्स के अंदर है। 3%, 4%, 9%, 5%, 4%, 9% के आसपास हाईएस्ट रही है। विराज अगर हम ओबरॉय होटल के लास्ट 10 ईयर्स के फाइनेंशियल्स देखते हैं या लास्ट 10 ईयर्स की ROC देखते हैं, देन सेम रिजल्ट दिखता है। 4%, 5%, 6%, कुछ टाइम पर नेगेटिव भी रही है। रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी फैक्टर माने कि कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं वो भी लास्ट डेकेड से थोड़े से लो रह रहे हैं। इस टाइम पे अगर हम इंडियन होटल की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट इस टाइम पे 33% के आसपास है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जैसे हम तिजोरी फाइनेंस में देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री का भी डेटा दिखता है कि 65 to 70% थी, बट पैंडेमिक के बाद ऑक्यूपेंसी रेट हैज फॉलन बाय 30 to 40% के आसपास, विच इज अगेन अ ड्रास्टिक फॉल। तो अगेन इस इंडस्ट्री के अंदर मैं नहीं इन्वेस्ट करता, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में ही नहीं है। एज प्रोफेसर बख्शी सेज,
ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर एक्सीडेंट्स वेटिंग टू हैपन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आप कभी ना कभी तो खराब जाएंगे, क्योंकि इतनी सारे खराब वेरिएबल्स हैं इंडस्ट्री के अंदर। अगर एक टाइम भी आपका खराब समय आया तो आपका जितना भी प्रॉफिट है अगर पिछले 5-6 साल का सारा निकल जाता है। जैसा अभी उज्जीवन करके एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसके केस में भी हुआ। लास्ट सेक्टर जिसके अंदर हम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते, शायद से करेंगे भी नहीं, और क्योंकि हमें ये सेक्टर लगता है डाइंग सेक्टर इस टाइम पे। काफ़ी वैल्यू इन्वेस्टर्स ने, मैंने 2-3 लोगों से बात भी करी तो उन्होंने इस पर काफ़ी शोर मचाया था आज से 3-4 साल पहले कि आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ट्रेंड बहुत विजिबल था। नेम ऑफ द सेक्टर इज द न्यूज़पेपर सेक्टर। अब न्यूज़पेपर सेक्टर में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले यहाँ पे हम एक वॉरेन बफेट की वीडियो देखते हैं। I want to get back to that trend thing you were just talking about. How do you recognize when a giant trend is over? And you know, you're right, obviously, that over time things don't change that much, but sometimes they do. Like newspapers was a business that you admired for so long. It's not a good business anymore. No, newspapers went, if you're the only one in town. Now there were some competitive situations, but it was survival of the fattest. Whichever paper was the fattest won, because it had the most ads in it, and ads are news to people. I mean, they want to know what supermarket's having the bargain on Coke or Pepsi this weekend and so on. I mean, it upsets the people in the newsroom to talk that way, but the ads were the most important editorial content from the standpoint of the reader. Overall, in any big daily, I mean, if you were looking for a job, you had one place to look, and that was the classified section. If you were looking for an apartment to rent, and you know those pages were just dozens and dozens of pages. That's disappeared. I mean, the things that are essential to you. News is what you don't know that you want to know, and you know what happened in national sports. The moment it happens, and you can go watch video of it and so on. You can go to ESPN and see what's going on in that. You know what's happening in politics. You know what's happening in the stock market. I used to look at the stock market pages the next morning. You know, before I delivered the papers, I checked them out. The world has changed hugely, and it did it gradually. It went from monopoly to franchise to competitive to toast. Yeah, and sodas kind of like that too. I mean, they're still around, but that's a... No, they're disappearing. Right. They're going to disappear. Yeah, and so... New York Times won't, the Washington Post won't, the Wall Street Journal won't. इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो सेक्टर है पहले, इट यूज्ड टू बी अ मोनोपोली बिजनेस। मोनोपोली बिजनेस से ये बना फ्रेंचाइज बिजनेस, फ्रेंचाइज बिजनेस से बना एक एवरेज बिजनेस, और एवरेज बिजनेस से बेसिकली अब ये बिजनेस खत्म होने वाला है थोड़े समय में। प्रॉब्लम क्या है न्यूज़पेपर के बिजनेस में, यहाँ पे माइकल पोर्टर के 3 फोर्सेस यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ 5। तो 3 फोर्सेस यहाँ पे क्या लगती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो पहले यहाँ पे हमने देखा होगा कि आजकल अच्छी हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस आ रही हैं, लाइक द कैन, scroll.in करके आ रही है आजकल, काफी लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं द कैन। इन साथ साथ और भी इंडिपेंडेंट ऐसे डिफरेंट हाउसेज आ रहे हैं। पहले चीज तो ये कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है बढ़ते जा रही है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी से लिंक्ड, कि जो आज के यंगस्टर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली कंज्यूम कर रहे हैं। शायद से आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए, आप किसी और का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए, तो न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन का कंजम्पशन घटते जा रहे हैं। सेकेंड की रीजन क्या है कि यहाँ पे अगर माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस लगाते हैं कि न्यूज़पेपर्स में देयर इज अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। माने सिर्फ ऑनलाइन ओनली न्यूज कंपनीज आ रही हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ओनली ऐसी न्यूज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे हमने इन शॉर्ट्स का ट्रेंड देखा कि वो सिर्फ छोटे छोटे आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक सेकंड की थ्रेट है। एंड लास्ट की थ्रेट क्या है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर का 50% कॉस्ट इज द न्यूज प्रिंट। तो न्यूज प्रिंट के कॉस्ट की इंक्रीज होने की वजह से न्यूज़पेपर का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इनके जो सर्कुलेशन वाले रेवेन्यूज है, माने कितने ज्यादा न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते हैं, वो घटते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक और क्या की रीजन है कि एक न्यूज़पेपर के जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है न्यूज़पेपर के अंदर, दे आर 65 to 70% ऑफ द रेवेन्यू एज कम्पेयर टू सर्कुलेशन। तो अगर 70% ऑफ द रेवेन्यू में ही एक अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट आ जाए तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट है? डिजिटल मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग होती है। आपने देखा होगा कि आजकल सपोज करते हैं अगर न्यूज़पेपर के कंपटीशन में, अगर पहले सिर्फ न्यूज़पेपर के अंदर लोग जॉब्स के लिए छापते थे, अब आजकल लोग जॉब्स के लिए Naukri.com के ऊपर जा रहे हैं, तो वो भी एक थ्रेट है।
साथ साथ अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर देखते हैं तो जो यूट्यूब है उसके अंदर भी काफ़ी मार्केटिंग हो रही है। यहाँ तक अगर हम इसकी भी बात करते हैं, इंस्टाग्राम की बात करते हैं, अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, अगर हम गूगल की बात करते हैं, तो दीज आर ऑल्सो मीडियम्स जो धीरे धीरे न्यूज़पेपर का मार्केट शेयर खाते जा रही है। तो न्यूज़पेपर कंपनीज आपको 2, 3, 4 की पी पे मिलेंगी एंड आपको लगेगा कि अगर आप नए वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो ये बेंजामिन ग्रेम वाली इन्वेस्टिंग करके हम इन स्टॉक्स को ले लेते हैं, बट इन स्टॉक्स में टर्मिनल वैल्यू इज टोस्ट, टर्मिनल वैल्यू नहीं है, वैल्यूएशन नहीं मिलने वाली इन कंपनीज को। तो यहाँ पे आपको हमेशा बच के रहना चाहिए ऐसे सेक्टर से। सो दीज आर द 4 सेक्टर्स जिसमें मैं शायद से कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एंड आप लोग भी मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें आप कभी इन्वेस्ट नहीं करते। एंड आप लोग मेरे को ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको क्या लगा कि ऐसे जो ये हमने 4 सेक्टर्स की बात करी, इसमें और ऐसी क्या चीज़ें जो हमें ऐड भी करनी चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC। जय हिंद।